नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की डेट पे पैसा कमाना बहुत ही आसान है और पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। आज मैं आया हूँ अपना पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अम्बाला सिटी, अम्बात करणपुरी सर के पास। करणपुरी सर फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और जब मैंने उनसे बात की अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो फिर मुझे लगा कि मैं ये चीज़ आप लोगों को भी दिखाऊँ, आपके साथ भी मैं शेयर करूँ कि उन वो सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। तो बड़ी मुश्किल से करणपुरी सर माने हैं। तो आओ मैं मिलाता हूँ आपको करणपुरी सर के साथ। नमस्कार करण सर। हाय मनु, कैसे हो? बढ़िया सर, क्या हाल चाल है? ऑल गुड मनु। सर पहले तो अपने बारे में सबको बताइए, आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ रहते हैं, पूरा डिटेल में बताइए। मनु, मैं अम्बाला से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो बर्थ है वो 1985 में अम्बाला में ही हुआ था। और मैं फाइनेंशियल लाइन में 2012 से हूँ, सिंस 2012। तो जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई थी बेसिकली कि मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ था 2012 के अंदर। और मैंने जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था वो बैंक से ले रखा था, जो कि तब मेरा एक बिजनेस था। तो वहाँ पे बैंक के एम्प्लॉई आए थे, मैं बैंक का नाम नहीं बताऊँगा। उन्होंने मेरे को एक हेल्थ इंश्योरेंस दिया था, और वो हेल्थ इंश्योरेंस मैंने रिन्यू नहीं करवाया था, ये सोच के कि भाई खाली प्रीमियम भी तो देना है, तो वो मार्च में दे दूंगा इंस्टेड ऑफ नवंबर। लेकिन जब क्या हुआ कि मेरे डैड को हार्ट अटैक हुआ, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू समझ में आई थी। तो उस टाइम से मैंने जब हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम निकलवाया था, वो मैंने रिम्बर्समेंट करवा के अपना ग्रीवियंस सेल से निकलवाया था। तब मुझे काम समझ में आया था कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है तो ऐसे कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तब से मेरी वहाँ पे जर्नी शुरू हुई थी एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। तो सिंस 2012 आई हैव बीन वर्किंग एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कैसे कैसे काम करती है? मतलब जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है ना इंडस्ट्री में, बेसिकली तीन चार टाइप की हेल्थ इंश्योरेंस होती है। एक तो होती है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, जो बैंक वगैरह में ऑफर करी जाती है। अब उसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर सपोज करिए कि बैंक का टाई अप किसी कंपनी से खत्म हो गया, लेट सपोज एबीसी बैंक है, उसका XYZ कंपनी के साथ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस का टाई अप है, और ड्यू टू एनी रीजन उनकी कोलैबोरेशन खत्म हो जाती है, तो वो इंश्योरेंस कवर आपको सेम कंपनी बाहर भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि उनका जो बॉन्ड था वही ब्रेकअप हो गया। अब इस सिनेरियो में जो लोग यंग हैं, जैसे आपकी मेरी एज की यंग है, उनको तो बाहर रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है। लेकिन जो जिनकी एज ज़्यादा है, जैसे मेरे फादर हैं, ही इज़ अराउंड 69 ईयर्स ओल्ड, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि पहले से हिस्ट्री चल रही होती है, कोई डायबिटिक है, किसी को स्टंट डला हुआ है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी के किडनी ट्रांसप्लांट हो रखे हैं। तो उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, पुरानी कंपनी कवर दे नहीं रही और नई कंपनी कोई कवर देगी नहीं। तो ये लोगों को ये पता नहीं है, सिर्फ प्रीमियम ही एक ऐसी चीज़ नहीं होती जो देखनी होती है, हमें ये भी देखना चाहिए कि वो रिटेल का प्रोडक्ट है या ग्रुप का प्रोडक्ट है। पहली चीज़ तो होगी आपकी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। फिर दूसरी होगी रिटेल इंश्योरेंस, जो हम डायरेक्ट कंपनी से जाके खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस। फिर एक थर्ड टाइप की इंश्योरेंस होती है, जो हमारी जैसे जो लोग सैलरीज के अंदर होते हैं या जो एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी कंपनी उनको कवर देती है, वो भी एक ग्रुप इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है। क्योंकि जब तक आप उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो तब तक वो आपकी इंश्योरेंस चल रही है। द मोमेंट यू लेफ्ट दैट कंपनी या लीव दैट कंपनी, तो वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करती। सर ये हेल्थ इंश्योरेंस में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिनके स्टंट पड़ा होता है उनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलती, वो कैसे होता है फिर? जिनके स्टैंड पड़ा होता है, ये मिसकंसेप्शन है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है। अब मैं प्रैक्टिकली अगर एग्जांपल लूँ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों का करवाया है जिनको ऑलरेडी हेल्थ स्टंट डला हुआ था। उसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया होता है, जो स्टंट है, लेट सपोज अभी हम 2024 में बैठे हैं, तो उनका जो स्टंटिंग हो रखी है या एंजियोप्लास्टी हो रखी है, वो आज से 7 साल के पहले नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो स्टंट की लाइफ हो तकरीबन 8 से 10 12 साल तो होती है, उसके बाद वो स्टंट रिप्लेसमेंट मांगता है। तो ऐसा ऐसा है कि अगर आज जैसे हम 2024 में से 7 साल माइनस करेंगे, तो तकरीबन 2016-17 के बाद अगर कोई स्टंट डला हुआ है, तो उन लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस हो जाती है। सर हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए और कितनी उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मनु आपने। हेल्थ इंश्योरेंस का बेसिकली आप मेरे को एक चीज़ समझिए, इंडिया में कोई ऐसा परिवार है जो सिर्फ बीमारी के लिए पैसा जोड़ता हो? नहीं, या कोई भी इंडिया नहीं। में कोई ऐसी गुल्लक हो, हर बच्चा बीमारी मतलब पैसा तो जोड़ता है, हर बंदे के घर में गुल्लक होती है जिसमें वो पैसा जोड़ता है, लेकिन मेरे को आप ऐसा कोई फैमिली बताइए जो बीमारी के लिए पैसा जोड़ती हो। ऐसा कोई तो भी नहीं कोई है, भी नहीं होएगा। है ना? और बीमारी का बाजा आज की डेट में पता ही नहीं है किसी को। अभी बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं जिनको कैंसर डायग्नोस हो जाता है, उनके पास पैसा होता है, वो ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाते हैं। लेकिन जो आम नॉर्मल जनता है आपके मेरे जैसी, आज की डेट में ट्रीटमेंट इतना महंगा हो गया है कि लोगों की जितनी सेविंग होती है वो सारी निकल जाती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो बेसिकली आपको डे वन से लेनी चाहिए। आज की डेट में जो प्लान्स नए आते हैं, उसके अंदर जिस दिन बेबी पैदा होता है, सिंस बर्थ आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है।
तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि दिस इज द मिनिमम एज। मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो टर्म इंश्योरेंस में है कि द पर्सन हैज टू बी 18 ईयर्स ओल्ड। इन हेल्थ इंश्योरेंस देयर इज नो एज सच क्राइटेरिया, वो तो आप डे वन से ही करा सकते हो। ओके सर। सर अभी आपने टर्म इंश्योरेंस की बात की है, वो मुझे बताइए कोई सैलरीड पर्सन, कोई बिजनेसमैन कैसे ले सकता है? उसको लेने का सिंपल तरीका होता है, टर्म इंश्योरेंस की जो पहले बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो देखी जाती है आपकी इनकम, कि आपकी इनकम कितनी है बेसिकली। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपकी इनकम के बाद आपकी एज कितनी है, उसका जो जी। मल्टीपल है, ठीक है, वो आपका कम होता रहेगा। तो टर्म इंश्योरेंस का जो लेने का सबसे बेस्ट एज होता है वो होता है जिस दिन से आप कमाना स्टार्ट करते हो उस दिन से आप ले सकते हो। जैसे लेट सपोज अगर कोई बंदा 25 ईयर से नीचे है तो उसको इंडस्ट्री के अंदर 35 टाइम्स ऑफ हिज एनुअल सीटीसी या जितना वो आईटीआर फाइल कर रहा है उसकी इतनी एलिजिबिलिटी होती है। जैसे ही वो बंदा 25 से क्रॉस करेगा, 31 का होगा, 32 का, उसकी एलिजिबिलिटी 25 टाइम्स पे चली जाएगी। फिर उसके बाद अराउंड आफ्टर 40 ईयर्स उसकी एलिजिबिलिटी 20 टाइम्स पे चली जाएगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे एलिजिबिलिटी कम हो जाती है लोगों की। और दूसरी अच्छी चीज़ क्या होती है कि जितनी छोटी उम्र में आप हेल्थ टर्म इंश्योरेंस करवाओगे उतनी छोटी उम्र में आपका जो प्रीमियम आता है वो बहुत कम आता है। लेट सपोज अभी आप कितनी एज की हो, 32 साल। 32 के अंदर जो आपका प्रीमियम आएगा, लेट सपोज 1 CR का, आपका कम आएगा मेरा ज़्यादा आएगा। बीइंग आई एम 38 ईयर्स राइट नाउ, तो जो मैं प्रीमियम पे करूंगा सेम चीज़ के लिए आप प्रीमियम कम पे करोगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि जितने जब से ही आप कमाना स्टार्ट करते हो तब से आप अपने टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे ध्यान दीजिए। सर हमारे देश में रेशो क्या है टर्म इंश्योरेंस की? टर्म इंश्योरेंस का जो अभी कंसेप्ट है वो अभी रिसेंटली पॉपुलर हुआ है आफ्टर कोरोना, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि जब कोई बीमारी आती है तो वो एज देखती नहीं है, जिसने जाना होता है वो चले जाता है। अब कोरोना के अंदर बहुत यंग यंग बंदे भी गए हैं। इंडिया के अंदर आप नोट करेंगे तो हर बंदा अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा रहा है। गाड़ी ऐसी चीज़ है कि अगर बंदे की ज़िंदगी रही तो वो कभी भी ले लेगा, जितनी मर्जी ले लेगा, एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी, दूसरी गाड़ी के बाद तीसरी गाड़ी। लेकिन अगर लेने वाला ही नहीं रहा तो उसकी फैमिली का क्या होगा? द रीज़न द गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड, लाइक उनकी रीमैरिज इस करके हो रही है क्योंकि या तो उनकी इनकम सोर्स नहीं थे, हस्बैंड ने टर्म इंश्योरेंस नहीं करवा रखे थे, या उनकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि देखो पेट तो हर किसी के साथ लगा है, जब तक लाइफ है तो खाना ही है। तो बेसिकली जो रीमैरिजेस के रीज़न है वो बेसिकली ये भी है कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो एक लेडी के पास ऑप्शन ही नहीं रहता, क्योंकि उसके पास किड्स है, फैमिली है, उसको पैसा तो चाहिए ना। अब प्रॉपर्टी तो हर लोग बंदे के पास होती है लेकिन प्रॉपर्टी बेच के घर नहीं चलाया जाता। जो लिक्विड पैसा है वो कहाँ से आ रहा था? वो या तो बिजनेस से आ रहा था जो हस्बैंड कर रहा था, या फिर सैलरी से आ रहा था। अब ये सपोज करिए कि अगर किसी बंदे का पैकेज 5 लाख रुपए है, वो एक साल में 5 लाख रुपए कमाता है, और उसने अगर 40 साल नौकरी करनी थी, अभी बंदा अगर सपोज करिए 20 साल का था, तो उसकी फैमिली का क्या होगा? वो इनकम तो आनी चाहिए थी ना। तो वो जो एक्सपेंस होता है वो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस कवर कर लेती है। उसकी फैमिली को उस बंदे के ना रहने के बाद उतना पैसा मिल जाता है ताकि उसका रनिंग एक्सपेंस चलता रहे। तो ये जो बेसिकली कंसेप्ट है वो कोरोना के बाद आया है। ये टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो मार्केट में बहुत पहले से ही है, लेकिन अवेयरनेस लोगों के अंदर अभी आई है। मैं इसमें एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, टर्म इंश्योरेंस भी ले ली, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले ली, और उसके बाद हम वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि वो चीज़ें उनके जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया है तो वो पैसे मैं सोचता हूँ कि किसी अलग जगह से आ जाएं, तो वो कैसे मैं कर सकता हूँ? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं या आप स्टडी करेंगे ना तो इसका एक फाइनेंशियल पिरामिड होता है। फाइनेंशियल पिरामिड क्या कहता है? बेसिकली सबसे पहले आता है प्रोटेक्शन। अगर जैसे लेट सपोज आप एज्यूम करिए कि अगर आप कोई घर बना रहे हैं तो उसकी नींवें भरने में इतना टाइम लगता है जितना बिल्डिंग खड़ी करने में नहीं लगता। उसका रीज़न क्या होता है कि आपको पहले प्लिंथ जो होती है, जो बेस होता है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? पहले आप उसको प्रोटेक्ट ही करना पड़ेगा आपको। आप इतनी इतनी सी नींवें बना के छोड़ देते हैं, चार चार फुट की या दो दो फुट की, जितना भी आर्किटेक्ट बताता है। उसका पर्पस बेसिकली यही होता है कि फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए तो बिल्डिंग तो उसी पे खड़ी होएगी। तो जब तक आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, जब तक आपका वेल्थ क्रिएशन के सबसे पहला रूल क्या आएगा? आपके पास प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जो कि आप हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस से ले सकते हैं। अगर मेरा कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, लेट सपोज अगर मेरी हेल्थ डिट्रॉइट होती है, मेरे को किसी रीज़न से हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता है, तो जो पैसा मैंने कमाया था, मैंने किसी डॉक्टर के लिए नहीं कमाया था, किसी हॉस्पिटल के लिए नहीं कमाया था, किसी बीमारी के लिए नहीं कमाया था। उस सिनेरियो के अंदर मेरा हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है, ठीक है? जबकि प्रीमियम होता है 15,000 20,000 पे, कवर मेरे को 10-10 लाख रुपए का मिल जाता है। तो मेरा जो 10 लाख रुपए कमाया हुआ है वो 15,000 रुपए देके सिक्योर हो जाता है।
दूसरा प्रोटेक्शन आ गया टर्म इंश्योरेंस का, खुदा ना खास्ता अगर कोई मैं ना रहूं तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़, जैसे मैंने अपना 2 करोड़ का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उतना पैसा उनको मिल जाता है, ताकि जो मेरे पे डिपेंडेंट है, मेरा बेबी हो गया, मेरी वाइफ होगी, मेरे पेरेंट्स हो गए, उनका रनिंग एक्सपेंस चलता रहे। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका, बहुत सारी चीज़ें हैं डिपेंडिंग अपॉन योर अमाउंट कितना आप डालना चाहते हो। जैसे आज की डेट में एसआईपी बहुत फेमस है, म्यूचुअल फंड्स 500 रुपये से स्टार्ट होती थी, 100 रुपये से स्टार्ट होती है, आज की डेट में 20 रुपये की भी आ गई है एसआईपी। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आज की डेट में आप 20 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली वेल्थ क्रिएशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वन इज योर म्यूचुअल फंड्स, देन इक्विटीज, अनलिस्टेड शेयर्स, पीएमएस होता है, एआईएफ होता है। तो ये डिपेंड करता है हर बंदे के अपनी पॉकेट के ऊपर, रिस्क एपेटाइट के ऊपर और उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। सर आजकल लोग क्रिप्टो में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अच्छा है जहाँ आप जो इन्वेस्टमेंट बताएंगे वो अच्छी है? आप मुझे डिटेल में बताइए। ये जो मैं बताऊंगा ज़रूरी नहीं है वो अच्छा हो, ठीक है। बेसिकली जो फाइनेंशियल एडवाइजर बताता है ना, वो अपनी सारी रिसर्च करके बताता है। लोगों को क्रिप्टो करेंसीज पे आज की डेट में बहुत विश्वास है। लोग वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई ऑफिस नहीं, उन्हें पता ना क्रिप्टो में कोई नॉमिनी डलता है, टैक्स परसेंटेज 30% अगर आप इंडिया में करते हैं, और कौन सी मोबाइल ऐप पे कर रहे हैं, ठीक है, वो मोबाइल ऐप ही बंद हो जाता है। और बहुत लोगों ने पैसा गंवाया भी। इंडिया में एक ना लोगों की चाहत है कि हम रातों रात अमीर बन जाएं। अब अगर आप वॉरेन बफे की बात करें, ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्री के गुरु माने जाते हैं, उनकी भी जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी हुई थी ना, वो बहुत लेट हुई थी। कंपाउंडिंग इफेक्ट लेट आता है। तो रातों रात तो देखो कोई अमीर नहीं बनता। लॉटरी की टिकट लोगे तो लॉटरी की टिकट, तो आपको लॉटरी मिलेगी, ऐसे तो मिलेगी नहीं। तो आपकी जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है ना, वो क्रिप्टो से तो कोई भी बंदा मैंने देखा नहीं आज तक अमीर बनते हुए। एक डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है। एक चीज़ का रेट तभी बढ़ता है जब उसकी डिमांड हो मार्केट के अंदर। अगर आप कोरोना के टाइम पे सैनिटाइजर की बात करें या मास्क की बात करें, तो कितनी डिमांड थी मार्केट में। या डिटॉल की बात करें, डिटॉल किसी भी मार्केट की शेल्फ में मिलता नहीं था, नहीं मिलता था। है ना। अब आज की डेट में देखिए, उसकी कोई डिमांड नहीं है, मास्क को कोई पूछता नहीं है, कोई फ्री में भी नहीं लेके जाता, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है एक्चुअली। तो ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है। आप मेरे को ये बताइए कि आपने कहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को यूज होते हुए देखा है, जो उसका मैंने तो प्राइस फ्लक्चुएट हुआ है। मैंने तो कहीं नहीं देखा। तो बेसिकली वो कुछ नहीं है। मतलब एज पर हम तो, मैं तो अपने किसी इन्वेस्टर को, मतलब क्लाइंट को सजेस्ट नहीं करता कि क्रिप्टोस में इन्वेस्ट करिए। आप इन्वेस्टमेंट वहाँ करिए जहाँ पे नॉमिनी हो। अगर सपोज करिए मेरी इन्वेस्टमेंट मैंने क्रिप्टो में करा दी हुई है, मैं खुद ही ना रहूँ, तो मेरी फैमिली को क्लेम कैसे करेगी। एक मोबाइल ऐप के अंदर खाली पैसे देने तो आपको कोई भी नहीं आएगा ना। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में नॉमिनी डलता है, आपकी टर्म इंश्योरेंस में नॉमिनी डलता है, आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट्स होती है उसमें नॉमिनी डलता है। जब आप कोई रियल एस्टेट बाय करते हो, तो उसके अंदर आपका सक्सेसर सर्टिफिकेट लगता है। आप गोल्ड बाय करते हो, वो आपको फैमिली को पता होता है कि गोल्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपका घर पे पड़ा है या बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ है। उसके बाद आप पीएमएस करवाते हो, उसमें नॉमिनी डलता है, एएफ कराते हो, उसमें नॉमिनी डलता है। मैंने आज तक किसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर नॉमिनी डलते हुए नहीं देखा हुआ। तो सर मुझे ये बताइए कि ऐसी जगह सिक्योर चीज़ हो, सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें मेरा वेल्थ बढ़े भी और सिक्योर भी रहे। सबसे अच्छी चीज़ है फॉर बिगिनर्स म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेट सपोज कोई बंदा है, जैसे मेरे घर में कार वॉश करने वाला आता है, मेरे घर में जो हमारे माली भैया हैं, जो इलेक्ट्रीशियन है, उन सबकी भी एसआईपी लगवा रखी है मैंने। क्योंकि मैं नहीं चाहता जो आज की डेट में वो लोग काम कर रहे हैं उनके बच्चे भी वो काम करें। और उन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। पैसा तो देखो हर कोई कमाता है, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है सही तरीके से, वो बहुत कम लोगों को पता है। बहुत सारे मैंने देखे हैं जिनके 1-1 करोड़ के पैकेज है, तो 30-35% तो टैक्सी ले जाती है, गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। दूसरा, जो बच जाता है तो उनको ध्यान ही नहीं रहता। जबकि अगर आप लिविंग देखें, लिविंग एक्सपेंस हर बंदे का 30-35 लाख रुपए नहीं होता साल का। जो आइडल लिविंग एक्सपेंस है इन नॉर्थ रीजन, अगर मैं मुंबई महाराष्ट्र वगैरह की बात ना करूं, तो मेरे हिसाब से हमारे रीजन के अंदर 1 लाख रुपए सफिशियंट होता है। अगर किसी की 1 लाख रुपए की इनकम है तो मोर देन सफिशियंट लेविशली अपनी लाइफ जी सकता है। लेकिन एक चीज कंसेप्ट और है कि लोग ना अपनी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते। रिटायरमेंट के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी हो गया आज की डेट में। रीज़न बिंग क्या है कि आज में देखिए कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी रिटायरमेंट तो है नहीं है, पेंशन तो मिलनी नहीं उनको किसी को। दूसरा, प्राइवेट जॉब्स के अंदर आइडियली 40-45 तक आपकी, जब तक टांगे काम कर रही होती हैं तब तक आप काम कर रहे होते हैं। उसके बाद यंगर जनरेशन आएगी, और यंगर जनरेशन ऐसी है कि वो पूरी इक्विप्ड है। जैसे हमारे पास, हमने एक ट्रांजिशन फेज देखा है। मतलब मेरे डैड के टाइम पे उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे, कंप्यूटर उनके टाइम पर आया। आज जब मेरा बेटा पैदा हुआ है, उसको डे वन से कंप्यूटर दिख रहा है, उसको घर पे गाड़ी दिख रही है। तो उनका जो माइंड टेक्नोलॉजी को लेके है ना, वो हमसे फार सुपीरियर है।
जो कंपनीज हैं वो यंगर जनरेशन को जॉब पे रखना चाहेंगी। जो पुरानी है 40-45 के जो लोग हैं, आज की डेट में जितना कमाते हैं उतना स्पेंड कर देते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बारे में कोई नहीं सोचता कि जब मेरा इनफ्लो बंद हो जाएगा, आउटफ्लो तो जिंदगी भर रहेगा जब तक आप जिंदा हो, तो आप अपने खर्चे कैसे पूरोगे पूरे। मतलब कि सर आपके पास रिटायरमेंट प्लान भी है। रिटायरमेंट प्लानिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सारी चीज़ें प्लान कर सकते हो, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो, चाहे वो आपके चाइल्ड की एजुकेशन हो, या फिर आपको गाड़ी प्लान करनी हो, आपको घर लेना है, आप उसके लिए भी कर सकते हो। अब घर लेने के लिए अगर कोई लोन लेकर किसी ने घर लिया है, तो जितना वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट देता है उतना ही आप वो एसआईपी से भी पैसा रिकवर कर सकता है। करना कुछ नहीं है, एक छोटा सा फॉर्मूला है कि जितना आपकी ईएमआई जा रही है सेम टेन्योर के लिए, उतने के 10% का आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। लेट सपोज अगर आपने 30 लाख रुपीज़ का लोन लिया है और आपकी आइडल ईएमआई इज 25,000 रुपीज़ फॉर 30 ईयर्स, तो आपका 25,000 का 10% हुआ 2,500 रुपये। 2,500 रुपये की ईएमआई 30 साल के लिए आप सेम चला लीजिए। जितना आपका लोन का इंटरेस्ट गया है उतना पैसा वैसे ही वापस ले लोगे। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं? म्यूचुअल फंड देखिए काम कैसे करता है, जैसे सबसे ज़्यादा पैसा बनता है डायरेक्ट इक्विटी के अंदर। अब स्टॉक्स के अंदर कौन सा स्टॉक लेना है, कितने प्राइस पे लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, वो हर किसी को नॉलेज नहीं होती। अब म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड में बेसिकली फंड मैनेजर होता है जो ये सारी चीज़ें, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्लाइंट के लिए मैनेज करता है। उसके लिए एक छोटा सा चार्ज लेते हैं जिसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, एक तो डिवर्सिफिकेशन होती है, आप चाहे 100 रुपये लगाएं, चाहे 1 लाख रुपये लगाएं, चाहे 1 करोड़ रुपये लगाएं, जो वो फंड की थीम होगी। लेट सपोज फ्लेक्सी कैप, उसके अंदर लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा, स्मॉल कैप भी होगा, सर्टन प्रोपोर्शन में। अब उसके अंदर एक तो आपकी डिवर्सिफिकेशन हो गई, आपका रिस्क खत्म हो गया। दूसरा, आप चाहे 500 रुपये से स्टार्ट कर लीजिए। लेट सपोज अगर आपको मारुति सुजुकी का शेयर लेना है, मारुति सुजुकी का शेयर 10,000 रुपये का है, 500 रुपये से तो आप खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये लगा के उसके अंदर एलोकेशन ले सकते हैं। तो जो सबसे सेफ रहेगा आज की डेट में फॉर बिगिनर्स, दैट इज म्यूचुअल फंड्स। कि जैसे ऑनलाइन बड़ी सारी ऐप हैं, लोग खुद इन्वेस्ट कर लेते हैं विदाउट गाइडलाइन, उसका और अगर जो चीज़ आप बताओगे क्या फ़र्क रहेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी भी एमफी रजिस्टर्ड एडवाइजर के पास जाते हैं, उसने एग्जामिनेशन क्लियर करे होते हैं, उसे पता होता है कि कौन सा टेन्योर में कौन सा फंड देना है, कौन सा फंड के अंदर फंड मैनेजर कैसे उसको ऑपरेट करेगा, क्या वो वैल्यू थीम पे करेगा, मोमेंटम थीम पे करेगा, या ग्रोथ थीम पे करेगा। दूसरा, एक एडवाइजर की जो बात होती है ना, जब भी कोई नया फंड लॉन्च होता है, जो पुराने फंड्स होते हैं, एएमसी रेगुलरली फंड मैनेजर से कौन कौन से अरेंज करवा देती है, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टर है उसकी अप्रोच कभी भी फंड मैनेजर तक होती नहीं है, चाहे उसके पास जितना मर्जी पैसा हो, पहली चीज़। दूसरा, मैंने बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करी है। लोग क्या करते हैं, पुरानी रिटर्न्स देख के इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने किसी किसी की क्लाइंट की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा था, तो उन्होंने क्या करा हुआ था, उन्होंने एक ईएलएसएस फंड में पैसा लगा रखा था, मैं नाम नहीं बता सकता, और उनको ये नहीं पता था कि इसमें 3 साल का लॉक इन है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सिर्फ पास रिटर्न देख के कि वो फंड ने 30% की रिटर्न दे रखी है, उसके अंदर अपना पैसा लगा दिया। अब मैंने उनको बोला कि ये आपको क्या ईएलएसएस की रिक्वायरमेंट थी, तो वो कहते हैं मेरे को पता ही नहीं ईएलएसएस होता क्या है। तो ये देखने वाली बात है, लोगों को पता नहीं है। इस करके आप चाहे आप डायरेक्ट में करिए, चाहे आप रेगुलर फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिए, थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो का फर्क होता है, लेकिन एक एडवाइजर आपको ज्यादा अल्फा जनरेट करवा के दे देगा इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। और दूसरा, मैं आपको एक चीज मजे की बात और बताता हूँ कि जितने भी अगर आप एप्स देखेंगे ना, एप्स ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज होते हैं, एप्स आपको रिकमेंडेशन के लिए यूज नहीं होते। एआई लगा हुआ है, एल्गोरिथम चल रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता कि आपकी वो रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जब तक आप कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे, लेट सपोज आपकी एज अभी 32 आपने बताई, 38 मेरी है, आपकी रिटायरमेंट को अलग साल पड़े हैं, मेरी रिटायरमेंट को अलग साल पड़े हैं। लेट सपोज मेरे पास अभी 50 लाख रुपए का कॉर्पस है, आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आपका पोर्टफोलियो अलग होएगा, मेरा पोर्टफोलियो अलग होएगा। पहली चीज ये। दूसरा, मैं अपने इन्वेस्टर्स को ये जरूर गाइड करता हूँ कि अपना पोर्टफोलियो किसी और के साथ मत शेयर करिए। लेट सपोज कि अगर मैं आपके घर पे आया, ठीक है, तो आप अपना म्यूचुअल फंड ना लोग बड़े आसानी से दिखाते हैं। जैसे मैंने देखा है, मैं ट्रैवल करते हुए देखा है, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होंगे, बस में ट्रैवल कर रहे होंगे, लोग अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ, जबकि उनको पता ही नहीं है कि साथ में बैठा कौन है। सिर्फ ये पूछते हैं कि यार ये फंड सही चल रहे हैं, एक बार देख के बता दो। उस बंदे को कैसे पता कि वो फंड सही चल रहा है या नहीं चल रहा। आप अगर सपोज करिए कि आप मेरे पास आए, क्या मैं आपको मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी बताऊंगा? कभी नहीं बताऊंगा।
मेरे पास कितना गोल्ड है बताऊंगा नहीं बताऊंगा। तो ये भी तो एक एसेट क्लास है ना, म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो एन एसेट क्लास। ये क्यों आप लोगों को खोल खोल के दिखाते हो? प्रैक्टिस, अगर आप सपोज करिए, अगर आप मेरे को बोल रहे हैं कि अपने किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो दिखा दें, तो मैं आपको अपने किसी क्लाइंट का पोर्टफोलियो नहीं दिखा सकता, सिंस इट इज अगेंस्ट कंप्लायंस। अगर आप कहीं पर सेमिनार वगैरह भी दे रहे हैं तो मैं अपना पोर्टफोलियो भी नहीं दिखा सकता कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न आ रही है, क्योंकि एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, दूसरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। लेट सपोज अगर आपने घर ही लेना है, आपका क्या पता प्रोजेक्ट घर लेने का 10 साल में, लेकिन एक क्लाइंट ऐसा है जिसने सोचा हुआ है कि यार मैं 10 साल में नहीं, मैं तो 20 ईयर्स के बाद बनाऊंगा। तो 20 साल का जो रिस्क एक्सपोजर है वो अलग होता है, 10 साल का रिस्क एक्सपोजर अलग होता है। तो मैं हर किसी को यही गाइड करना चाहूंगा कि आपने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप रजिस्टर्ड एडवाइजर के पास जाएं, दे वुड बी एबल टू हेल्प यू मच बेटर रादर देन डूइंग इट ऑन योर ओन। ये जैसे कि आपने मुझे बताया कि इतना एलोकेशन शेयर मार्केट में करना है, इतना म्यूचुअल फंड में करना है, तो इसमें फर्क क्या है? बेसिकली बंद, जैसे हमने आपका पोर्टफोलियो डिस्कस करा था, जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट करा है, उसमें हमने शेयर मार्केट का एलोकेशन अलग लिया है और म्यूचुअल फंड का एलोकेशन अलग लिया है। शेयर मार्केट उन लोगों के लिए है क्योंकि सिंस आपका भी बैकग्राउंड एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रहा है कुछ टाइम पहले, तो आप बेसिकली उसका रिस्क एक्सपोजर समझते हो डायरेक्ट इक्विटी का। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली इक्विटी सजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनको इस मार्केट के बारे में पता ही नहीं है। दे हैव द मनी, दे ट्रस्ट अस, लेकिन वो ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारा कैपिटल नीचे ना जाए। तो शेयर मार्केट के अंदर देखिए पैसा सबसे ज्यादा बनता है, लेकिन उस हिसाब से रिस्क ज्यादा है। पैसा डूबने का नहीं, हो सकता है कि आपका शेयर 4 साल 5 साल आपको रिटर्न ही ना दे, या 4 महीने रिटर्न ही ना दे, देने को वो 4 दिन के अंदर रिटर्न दे देता है। अब अगर मैं जैसे सपोज करो अपना ट्रेड करता हूँ, तो मैंने कुछ स्टॉक्स के अंदर एक एक दिन में 4-4 5-5% की रिटर्न में निकाली है, जो एफडी आपको एक एक साल की रिटर्न देती है। अब वो एक्सपोजर मेरा है क्योंकि मैं उस चीज को समझता हूँ, लेकिन मैं जरूरी नहीं है कि अपने वो क्लाइंट को भी सजेस्ट कर पाऊँ। रीजन बीइंग कि हर बंदे का रिस्क एपेटाइट देखिए अलग है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर आपको एक ही मेडिसिन रेकमेंड करता है, वो 5 mg की भी होती है, 10 mg की भी होती है, 50 mg की भी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपको सजेस्ट करी हो वही दूसरे क्लाइंट को सजेस्ट करी हो। तो ये बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है। आप क्लाइंट टू क्लाइंट, क्लाइंट का कैसे बिहेवियर रहेगा जब मार्केट नीचे जाएगी, अगर रिटर्न नहीं आई तो क्लाइंट आपका कैसे उसको वेट कर लेगा, वो और परचेज करेगा या पैसा निकालेगा, ये समझ के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी दी जाती है। दोस्तों ये थे करणपुरी सर जिनके पास मैं आया था अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप लोगों ने भी इनके साथ मिलना या इनसे बात करनी है तो आप नंबर नीचे आ ही रहा होगा। अगर वीडियो ये अच्छी लगी है लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।